गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखते हैं 2 नंबर के प्रश्न में शुद्धिकरण क्षमता क्या है। शुद्धिकरण क्षमता आप सिंक क्षमता भी पढ़े हो, जिसमें पर्यावरण की जो अशुद्धि है, पर्यावरण की शुद्धता को नापने का जो मशीन है वही शुद्धिकरण सिंक क्षमता कहते हैं। तो वैज्ञानिकों के द्वारा जो है पर्यावरण की शुद्धता को नापने के लिए एक मशीन, एक दायरा, एक उपकरण तैयार किया जिसको सिंक क्षमता कहते हैं, वही शुद्धिकरण क्षमता कहलाता है। पर्यावरण जो है, पर्यावरण के पास इतनी क्षमता होती है कि एक हद तक वो पर्यावरण में जितने भी प्रदूषण है उसको अवशोषित करके पर्यावरण को शुद्ध कर सकता है। वो उसके पास भी एक क्षमता होता है, क्षमता से अगर अधिक हो गया तभी पर्यावरण प्रदूषित होता है। एक क्षमता तक वो अवशोषित करता है पर्यावरण को, और पर्यावरण अवशोषित करने की क्षमता को ही सिंक क्षमता, शुद्धिकरण क्षमता कहा जाता है। तो पर्यावरण भी एक हद तक किसी भी जो अशुद्धि है, जो हम गंदगी फैला रहे हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो जहरीले गैस जो हम पर्यावरण में छोड़ रहे हैं, उसका अवशोषण कर वो हमको शुद्ध हवा प्रदान करता है, हमको शुद्धता प्रदान करता है, परंतु एक हद तक उसका भी एक लिमिट होता है, दायरा होता है। उसके बाहर अगर चला जाए तो उसके लिए भी ये कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने ये पर्यावरण शुद्धि क्षमता का एक वैज्ञानिक थिंग निकाला है जिसे शुद्धिकरण क्षमता, सिंक क्षमता कहते हैं। देखो, इंडोनेशिया में सन 1998 तक लोकतंत्र क्यों स्थापित नहीं हो पाई। तो इंडोनेशिया में वहां पर साम्यवादी शासन था, और साम्यवादी शासन के चलते और वहां पर जो धार्मिक कट्टरपंथी, साम्यवादी शासन और धार्मिक कट्टरपंथियों के बीच में संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, दोनों में मतभेद हुआ, और इसी के चलते वहां पर लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ। एक तो साम्यवादी पार्टी, और साम्यवादी पार्टी के बाद वहां पर धार्मिक कट्टरपंथियों का, तो दोनों में आंतरिक युद्ध होता रहा, और एकदम युद्ध होने के साथ इनमें तनाव बढ़ते गया, और तनाव बढ़ने के साथ साथ में यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई। तो इंडोनेशिया में सन 1998 तक जो है लोकतंत्र की स्थापना क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि वहां पर साम्यवादी व्यवस्था थी, और दूसरा धार्मिक कट्टरपंथियों के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद था। दोनों के बीच में आपसी लड़ाई के कारण, मतभेद के कारण, अंदरूनी लड़ाई के कारण वहां पर लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई, क्योंकि दोनों अपने अपने बल पर, अपने अपने ताकत पर, दोनों अपना अपना राजस्व या अपना अपना जो न्याय चलाना चाहता था, अपना अपना धर्म स्थापित करना चाहता था। दोनों में कट्टरता आ गई थी, इसीलिए वहां पर लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई। अब अगला प्रश्न है, नलकूप द्वारा अत्यधिक सिंचाई के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। नलकूप मतलब हम खुदाई करके ट्यूबवेल लगाते हैं, उससे हम जमीन, जो धरती के गर्भ में स्रोत में जो पानी है उसको हम खींचते हैं। अत्यधिक अगर स्रोत को हम निकालेंगे, स्रोत से पानी निकालेंगे, तो जमीन के नीचे जो स्रोत है वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा उसका दोहन करेंगे तो वो भी समाप्त हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि नलकूप सूख जाएगा। हम देखते हैं कि पानी का स्रोत जो है नीचे धीरे धीरे बहुत नीचे चला जाता है। पहले के जमाने में बहुत ऊपर में हमको पानी प्राप्त हो जाता था, और अब बहुत नीचे हमको खुदाई करना पड़ता है, तब जाके पानी मिलता है। ये क्या है, ज्यादा से ज्यादा नलकूप का उपयोग करने से है कि पानी का स्रोत बहुत नीचे होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप खोदोगे और आपको पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा, सूख जाएगा। गर्मी के दिनों में हम देखते हैं कि नलकूप में पानी ही नहीं आ रहा है, सूख जा रहा है, ऐसी स्थिति आती है। तो जो पानी का सतह है वो धीरे धीरे नीचे जाते जा रहा है, तो अत्यधिक उसका विदोहन करने से वो एक समय में वो समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं उपभोग व्यय क्या होता है। उपभोग व्यय, जो हम सामान अपने उपयोग के लिए, अपनी सेवाओं के लिए खरीदते हैं, उसे उपभोग कहते हैं। जो वस्तु को हम खरीदते हैं अपने उपभोग के लिए, खाने के लिए, अपनी सेवाओं के लिए, जैसे हम खाने के लिए अपने खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, सेवा के लिए जैसे मोटरसाइकिल, पंखा, जो भी खरीद रहे हैं, ये सब उपभोग की वस्तु हैं। तो जो हम अपने उपभोग के लिए खरीदते हैं, अपने
सुविधा के लिए, अपने खाने के लिए, अपने आराम के लिए, तो अपनी सुविधा के लिए खरीदते हैं वही उपभोग व्यय कहलाता है। जो अपनी सेवाओं के लिए, अपने खाने के लिए जो वस्तुएं खरीदते हैं वही उपभोग वस्तुएं कहलाती है। अगला है रूस में किसानों की दास्ता कब और किसने समाप्त की? रूस में किसानों की दास्ता जो है 1861 में वहां के जो राजा थे, जिसको जार कहते हैं, उसने समाप्त की। तो रूस में किसानों की दास्ता को 1861 में वहां के जो राजा को जार बोला जाता है, जार ने किया था। क्योंकि उस समय रूसी क्रांति हुई थी और रूसी क्रांति में सब वहां पर सब मिलकर एक क्रांति उत्पन्न कर दिए थी कि हमको जो जार से मुक्ति दिलाना है। तो उस समय जार में भी परिवर्तन आ गया था, उसमें भी जो तानाशाह जो भी ये था वो अलग हो गया था और उसमें बदलाव दिखाई दिया। अगला देखते हैं, खनिज किसे कहते हैं? खनिज जो जमीन खोदकर जो पदार्थ निकाला जाता है, धरती के भूगर्भ में दबे हुए, प्रकृति द्वारा निःशुल्क जो धरती के गर्भ में दबे हुए हैं उसको खोदकर निकाला जाता है, वही खनिज पदार्थ कहलाता है। जिसमें है कोयला है, लोहा है, मैंगनीज है, ये खनिज पदार्थ है। जो जमीन खोदकर निकाला जाता है उसे हम खनिज पदार्थ कहते हैं। यह प्रकृति द्वारा जो है निःशुल्क दिया हुआ रहता है और यह हमें उपहार के स्वरूप मिलता है। खनिज किसे कहते हैं? तो खनिज जो है धरती के गर्भ में दबे हुए पदार्थ को खोदकर निकाला जाना ही खनिज जाता है, उसे खनिज कहते हैं। और खनिज में कोयला, लोहा, मैंगनीज आता है। तो बहुत सारे खनिज पदार्थ हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है। कोयला जो है और बहुत सारे खदान भी है यहाँ पर। तो खनिज के विपुल भंडार हमारे छत्तीसगढ़ में है। खनिज के मामले में छत्तीसगढ़ बहुत अमीर है और यहाँ पर बहुत सारे जैसे कोयला है, लोहा है, और हम पढ़े भी हैं कि लोहा हमारे देश में शुद्ध किया जाता है। ये हमारे भिलाई स्टील प्लांट में कच्चा लोहा आता है, यहाँ पर शुद्ध किया जाता है और शुद्ध करने के लिए अच्छे किस्म के कोयले का उपयोग किया जाता है और वो भी खनिज पदार्थ है और कोयला भी। और उस बके हुए भर को हम जापान में, हमारे छत्तीसगढ़ का जो लोहा है वो जापान को निर्यात किया जाता है। खनिज, अब खनिज किसे कहते हैं? तो खोदकर निकाला हुआ खनिज पदार्थ, जो भी पदार्थ है उसे खनिज पदार्थ कहते हैं। लोहा, कोयला और मैंगनीज। अब इटली और जर्मनी में फांसीवाद के उदय के क्या कारण थे? तो इटली और जर्मनी में फांसीवाद के उदय के क्या कारण थे? तो इसमें हम कह सकते हैं कि इटली और जर्मनी, इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में जो है हिटलर का शासन था। ये फांसीवाद और ये नाजीवाद। इटली में मुसोलिनी थे, फांसीवादी थे, और जर्मनी में जो हिटलर थे वो नाजीवादी थे। ये दोनों लोकतंत्र के कट्टर विरोधी थे। दोनों एक दल वाली व्यवस्था चाहते थे, उसमें बहुत सारे दल लोकतंत्र हो ऐसा दोनों देश नहीं चाहते, दोनों शासक नहीं चाहते थे। दोनों उच्च वर्ग पर विश्वास रखते थे, मध्यम गरीब वर्ग से घृणा करते थे। और दोनों जो देश थे वो अपने देश का विस्तार करना चाहते थे और इतने तानाशाह थे कि उसके दोनों से जो दूसरे देश के लोग थे वो भयभीत रहते थे, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा तानाशाह था कि ये अपने सामने किसी को टिकने नहीं देते थे। कोई नियम नहीं, कोई किसी से समझौता नहीं, मानवता का कोई अर्थ नहीं है, किसी को भी मारना। बहुत ज्यादा ही यहाँ पर इन दोनों के अत्याचार बढ़े हुए थे कि लोग इससे भयभीत रहते थे, क्योंकि जिसके अंदर में ना बुद्धि, ना संस्कार, ना कोई मानवता, तो उस इंसान से हम उम्मीद कुछ नहीं कर सकते। तो इटली और जर्मनी, जो इटली के शासक को हम फांसीवाद, जर्मनी के शासक को हम नाजीवाद कहें। आगे चलकर फांसीवाद, नाजीवाद का जन्म, दोनों पार्टी का जन्म हुआ, नाजीवाद और फांसीवाद का। नाजीवाद का जर्मनी जो हिटलर कहलाए और मुसोलिनी जो थे वो फांसीवाद के पार्टी के नायक कहलाए। वो एक
पार्टी में विश्वास रखते थे। बहुत सारे पार्टी, जैसे लोकतंत्र में बहुत सारे पार्टी होता है, जो पार्टी को बहुमत मिलता है वही उसका नेता बनता है। तो ऐसा नहीं, वो एक दल चाहते थे और एक ही दल रहना चाहिए जिसमें हम अच्छे से शासन कर सकते हैं और पूरे देश को कंट्रोल कर सकते हैं, अपना ही शासन चला सकते हैं। और दोनों का मत था कि हम यहाँ पर अमीर वर्ग रहे, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कोई जगह नहीं है। उनसे घृणा करते थे और लोगों पर अत्याचार अधिक करते थे, सजा अधिक देते थे, जैसे मर्जी उनकी वैसी उनको सजा देते थे। और कोई भी देश पर आक्रमण कर देते थे। अपने देशों को, लोगों को अपने लोगों को आतंक दिखाना, डराना और अपने देश का